दोस्तों नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूं टाइगर सतीश एंड आप सभी लोगों का वेलकम है द सक्सेस डायरी विथ टाइगर सतीश में। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि आज जो इस चैनल को हमने स्टार्ट किया है एंड आप सभी लोगों का जो प्यार मिल रहा है, इस प्यार को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो मुहिम मैंने लिया है या जो मैंने इनिशिएटिव लिया है उन लोगों के लिए जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग काम कर रहे हैं एंड आज कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया का एक ऐसा इंडस्ट्री बन चुका है जहां पे बहुत सारे लोग आज अपनी ज़िंदगी को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं, जो कि एक टाइम में शुरुआत बिल्कुल जीरो से करते हैं एंड अपने वर्क को फोकस करके काम करने से वो एक टाइम जीरो से हीरो भी बन जाते हैं। एंड ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स लोग पहुँच नहीं पाते हैं या जो हमारे एक इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ड्रीम को देख करके शुरुआत करते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे हम कामयाब हो, क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें खुद को नरिश करना चाहिए। कभी कभी हो सकता है एक अच्छे लीडर से मुलाकात ना होने की वजह से बहुत सारे हमारे इंडिया के जो एक स्टार्टअप करने वाले लीडर्स होते हैं वो शायद समय पे वो चीज़ों को ना समझने की वजह से, जो शायद उनको आगे बढ़ाता है, वो ना समझने की वजह से वो गिव अप भी कर देते हैं एक टाइम में। लेकिन इस चैनल के थ्रू मैं आप सभी लोगों से ऐसे ऐसे लीडर्स लोगों को मिलवाने वाला हूं जो इंडिया के टॉप लीडर में आते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सक्सेस लीडर में उनकी काउंटिंग आती है एंड उनके ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलने वाला है। सबसे पहले तो उनकी जर्नी, जिस जर्नी में बहुत सारी असफलता से सफलता की जर्नी आपको जानने का मौका मिलेगा, जिस जर्नी को सुनने के बाद में आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे वो भी लीडर आप ही की तरह एक शुरुआत उन्होंने भी किया था, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स को उन्होंने फॉलो किया एंड कुछ अपने सीनियर लीडर की बातों को फॉलो किया, जिस पॉइंट की वजह से वो आज सक्सेस है। तो आज यहाँ जो हमारे साथ में लीडर्स आने वाले हैं उनकी वजह से आप मतलब इंडिया के किसी भी जगह पे बैठे हो, आप इनकी वजह से, इनकी जर्नी की वजह से आपके लाइफ में भी एक चमत्कार हो सकता है। दैट मीन्स आप भी उनके जैसा बन सकते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी के साथ साथ जो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, जो आपको मार्केट में चैलेंज आता है, काम करने में चैलेंज आता है, या फिर बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन कभी कभी आपको ब्रेक लगा देता है, जो कभी कभी आपको ऐसा फील कराता है कि शायद मैं एक गलत ट्रैक या गलत इंडस्ट्री में तो काम नहीं कर रहा हूँ। वही सारे सवाल का जवाब हमारे वो सक्सेस लीडर के थ्रू आपको मिलने वाला है, जिस सवाल का जवाब मिलते ही आपके अंदर एक मैजिक हो सकता है एंड एक चमत्कार हो सकता है। जो ब्रेकर था वो ब्रेकर कहीं ना कहीं हट के और आप एक स्पीड पकड़ सकते हैं, अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे साथ हर एपिसोड में बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर हमारे साथ मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ जो लीडर आने वाले हैं उनकी बातों की वजह से उनके लाइफ में भी एक चमत्कार आ जाए। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं, अगर उनके बारे में बताऊं तो एक यंग लीडर हैं जिनकी जर्नी एक शुरुआत जैसे हर फ्रेशर लीडर लोगों का होता है, वैसे ही आज जो हमारे साथ में गेस्ट आए हुए हैं उनकी भी शुरुआत जीरो से हुई थी, एक छोटे से सपनों से हुई थी एंड लाइफ में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल एक उम्मीद था कि कुछ तो करूंगा लाइफ में। एंड वो उनकी भी शुरुआत हुई एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर और आज उन्होंने एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। एंड सबसे पहले उनके बारे में जानने से पहले मैं एक इंट्रो वीडियो में ज़रूर चलाना चाहूँगा, जिनकी जर्नी आपको इस वीडियो के अंदर आपको देखने का मौका मिलेगा। तो आइए देखते हैं इनकी एक इंट्रो वीडियो।
तो दोस्तों आपने देखा क्या शानदार जर्नी रही एंड आप इस वीडियो को देख करके समझ चुके होंगे कि हमारे साथ में कितने यंग लीडर हमारे साथ मौजूद हैं एंड इनसे मिल करके आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को यानी कि हमारे साथ जो आज यहाँ पे मौजूद है हमारे स्टूडियो में, सबसे पहले जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड आज आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में आज टाइम निकाल करके आज हमारे साथ में बात करने के लिए आए हुए हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है सर कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो जर्नी हुई है, वो जर्नी शायद हमारे इंडिया के बहुत सारे यंगस्टर जो आज एक ड्रीम लेकर के शुरुआत करते हैं इस इंडस्ट्री में एंड कुछ दिनों के बाद अगर उनको वो सक्सेस नहीं मिलती है तो वो शायद हताश हो जाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपके साथ जो बातें होने वाली है, जो आपके थ्रू जो बातें आज जो लोगों को मिलने वाली है, वो बातें बहुत सारे लोगों को आज इंस्पायर करेगा एंड बहुत सारे लोगों को सक्सेस होने में हेल्प करेगा सर। तो सर मैं ज़रूर चाहूँगा सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सर, आपकी क्या जर्नी रही है सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ। मैं शुरुआत से बता देता हूँ कि मैं नाम जितेंद्र राठौर और होम डिस्ट्रिक्ट लगता है हरदोई। और जब मैं याद किया कि जब मेरा एडमिशन हो गया स्कूल में, तो देखा कि जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ तो वहाँ पर वो सुविधाएं सारी नहीं थीं। और जब स्कूल में जाने का मौका मिला तो सिंपल सा था कि हमारे जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था वहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट या कोई बोले तो सिटी काफ़ी दूर था, जिस वजह से हमें अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाई। तो मुझे गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेने का मौका मिला और वहाँ से एजुकेशन लिया। एजुकेशन लेते लेते धीरे धीरे मुझे जब याद है बचपन में, तो नवोदय विद्यालय जिसकी बड़ा हमारे यहाँ पे क्रेज थी, क्योंकि नवोदय में जाने के लिए एक प्रॉफिट अच्छा सुना था आप अपने टीचरों से, और वो ये था कि वहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका पूरा जो फ़ी होगा वो नहीं देना पड़ेगा, रहना भी फ्री होगा, खाना भी फ्री होगा। और जिसकी वजह से मुझे मालूम हुआ जब मैं 5वीं क्लास में था, और इसलिए मैंने उसकी तैयारी करी। तैयारी करने के बाद में मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे क्रेज बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ पर सब फ्री हो जाएगा 12th तक, और उसके बाद में आप कुछ भी छोटा मोटा कर सकते हो। क्योंकि पारिवारिक जो स्थिति थी वो भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाई चांस वो चीज़ नहीं हो पाई और मेरे परिवार में एक लड़के का, मेरे भाई का ही सिलेक्शन हो गया था। जब ये नहीं हुआ तो मैं बड़ा हताश हो गया कि लाइफ का एक गोल था जो मैं अचीव करना चाहता था और वो नहीं हुआ। तो कई बार मन में ख्याल आते हैं कि अब लाइफ का जो मेरा एक गोल था वो पूरा नहीं हुआ, तो मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसे कई ख्याल आए। मेरे पिताजी पढ़ाई नहीं किए थे, तो उन्होंने मुझे समझाया, परिवार के लोगों ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, एडमिशन नहीं हुआ है, आप यहीं भी पढ़ाई करके कुछ बड़ा कर सकते हो। तो उस समय फिर 8वीं में उस समय मैं था, 9वीं हुआ, ऐसे ही करके 10th में हमारे एक कस्बे के पास में एक इंटर कॉलेज था, सेठ बाबूराम भारतीय इंटर कॉलेज पाली। वहाँ पर जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया और जाने के बाद में वहाँ पर 13 रुपये मुझे अच्छी तरह याद है स्कूल की फ़ीस थी, और मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ पर की जो फ़ीस है वो बहुत कम है। लेकिन बाद में एक कॉम्प्लीमेंट आया लाइफ में उसी समय कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो क्लास में नहीं बैठते हैं, और वो एडमिशन लेने के बाद में सीखने के लिए कोचिंग में जाते हैं। और कोचिंग में मैं लाइफ में पहली बार देखा कि बोर्ड पर मार्कर से वहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले मैंने बोर्ड पे, काले बोर्ड पे और वाइट चाक से लिखते हुए लोगों को देखा था, मास्टर को। तो मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैं देख रहा हूँ क्लास में बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी कोचिंग में सैकड़ों बच्चे हैं। जब ये मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर कोचिंग अलग से लेनी पड़ती है, तब आप यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे लिए ये बड़ी दुखदाई बात थी, क्योंकि मैं 150-200 रुपये उस समय नहीं अफोर्ड कर सकता था, और ना ही मैं अपने पापा को बोल सकता था, क्योंकि मुझे अपने परिवार में, मैं अपनी फैमिली में, भाइयों में, बहन में मैं बड़ा था। तो मैं चाहते हुए भी और जानते हुए भी मैं अपने पापा को नहीं बोल पा रहा था कि मुझे आप एडमिशन कराने के बाद में कोचिंग करा दीजिए। उसमें मुझे याद है 11th में मैं मैथ से था, 11th 12th, तो मुझे याद है
मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक मैं नहीं खरीद पाया, क्योंकि बुक कॉस्टली होती हैं, 500-600 रुपये में उस समय मिलती थी। अब शायद उसके दाम बढ़ गए होंगे। तो उसमें एक लाइफ में बहुत बड़ा झटका लगा कि अब मैं कैसे 12th करूँगा। और मुझे अच्छी तरह याद है 12th ऐसे ही फर्स्ट ईयर हो गया, जब 12th में था तो उसमें जब एग्जामिनर आने वाले थे, जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे, तो उस समय एग्जामिनर जो कॉलेज में होते हैं तो 500 रुपये लेते हैं और उससे आपके नंबर 30 में 28, 27, 30 आ जाते हैं। तो जब मुझे ये बोला गया तो मैं फिर हताश हो गया। मैं सोचा अब मैं ये कहाँ से लाऊं, पापा से मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे सिचुएशन पूरी मालूम थी। उस समय मुझे लगा कि एक काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में और वहाँ से कुछ पैसा अर्निंग करेंगे और नेक्स्ट ईयर इंटर को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा एक मित्र था, मेरा क्लास फेल हुई, उसने मुझे समझाया और मैं उस दिन बहुत हताश हो गया था कि अब लाइफ में होगा क्या। पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, बुक भी नहीं ले पाए, कोचिंग भी नहीं हो पाई, अब कि मैं क्या करूं, किससे बोलूं। मैं घर में जाता हूं, उसको उस व्यक्ति ने मुझे समझाया, मेरा दोस्ती था, और बोला कि इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, आप मत जाओ। और मैं उसकी बात मानता हूं और मैं घर में जाता हूं। घर में मेरे पिताजी कुछ ज्वेलरी जो मेरी माताजी की थी, वो ज्वेलरी को जो हमारे सोनार होते हैं उनकी शॉप पे रखने के बाद में कुछ पैसा मुझे मिलता है और वो पैसा मैं जमा करता हूँ, तब मेरा वो नंबर मिलता है और इस तरह से मेरा 12th हो जाता है। 12th होने के बाद में अब एक बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट होता है, जब वो पढ़ता है 10th में जाता है तो वो सोचता है 10th में अच्छे नंबर लाएँ, और मैं लाया भी था। मैं अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर थे। 12th में सेम यही कहानी होती है और 12th के बाद में बड़ी कहानी दोबारा से ज़िंदगी के स्टूडेंट की स्टार्ट होती है, क्योंकि पर जो बड़े होते हैं 10th में, 11th में और 12th में कि कुछ बड़ा हो जाएगा लाइफ में 10th और 12th करने के बाद में, लेकिन वो पर जब खुले होते हैं और बड़ा आसमान में होते हैं और उसके बाद में कहानी स्टार्ट होती है कि स्टूडेंट की कि अब क्या करें। क्योंकि वहाँ से ऐसा समझ लीजिए 12th करने के बाद में कि हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत रास्ते खुल जाते हैं। अब वो आर्ट ले, साइंस ले, फार्मासिस्ट, कुछ डिप्लोमाज कर ले या कुछ डिग्री कर ले, कुछ जॉब कर ले, डिग्री करने के बाद में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, या कुछ प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर ले, करने के लिए बड़ा मोटा पैसा चाहिए। पापा ने अगर जो थोड़ी बहुत ज़मीन है अगर उसको बेच के या कुछ करके वो पैसा लगा दिया, और लगाने के बाद में एक डर सताता हर स्टूडेंट को, जो कि मुझे भी सताया था कि अगर मैंने लगा दिया और मैं चलो जिद करके कानपुर चला गया, लखनऊ चला गया, कोटा चला गया। मेरी इच्छा थी कि मैं एलन में, आकाश में जाऊं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए थे, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं चला जाऊं, लेकिन मैं अपने पापा से जिम्मेदारी के साथ में नहीं बोल पा रहा था कि अगर बाई चांस नहीं हुआ, सब पैसा लगा दिया और मेरा सिलेक्शन ये कहीं नहीं हुआ और मैं बड़ा हूँ, तो मैं सोचा था कि मैं ना घर का रहूँगा ना घाट का रहूँगा। ये मुझे सवाल बहुत सताया, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आज जितने भी ये पॉडकास्ट स्टूडेंट देख रहे होंगे वो अपने को कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ये सबके साथ में आता है और मेरे साथ में भी रहा। चैलेंज ऐसे आए कि हमारे दोस्त लोगों ने एडमिशन ले लिया, किसी ने कानपुर ले लिया, किसी ने लखनऊ ले लिया, किसी ने बरेली ले लिया, कोई दिल्ली मुखर्जी नगर चला गया। काफ़ी लोग हमारे जो क्लास फेलो थे वो कोटा चले गए, और जाने के बाद में अपनी कोई मेडिकल लाइन में और कोई इंजीनियरिंग लाइन में अपना तैयारी करने लगे। और इस तरह से समय बीत गया, और बीतने के बाद में मेरा एडमिशन उस साल हो ही नहीं पाया, कहीं नॉर्मल भी नहीं हो पाया, और मैं हताश होकर चला गया दिल्ली। जब मैं दिल्ली गया और अपने कुछ फ्रेंडों के साथ में कुछ दिन हमने वहाँ, मुझे याद है 16 दिन हमने नौकरी करी, और मुझे याद है उस समय मेरी जो हेल्थ थी बहुत डाउन थी। तो कहा जाता है कि आटा और दाल का भाव मम्मी जो बोलते थे ना, स्टार्टिंग में सबके ही बोलते हैं, कई बार हम उनकी बात नहीं मानते हैं, कि बेटा तब मालूम होगा जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। और जब मैं बाहर गया तब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी जालिम है। मेरी चेंजेस को लोग नहीं देख रहे थे और मेरे से बोल रहे थे काम करो। मैं बहुत दुबला पतला था, मेरे से वो काम नहीं हो पा रहा था, और मैं थोड़ा सा ठीक ठाक बोले तो स्टूडेंट में साफ़ सुथरा रहता था, उसी तरह रहा। तो वहाँ के जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने अपशब्द भी बोले कि करने आए हो तो काम करना पड़ेगा। एक दिन मुझे याद है फीवर आ गया और मैं काम पे नहीं गया। सेकेंड डे वही सुपरवाइज़र बोलता है कि इससे अच्छा तो मर जाता, और ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, लेकिन कौन सुनने वाला था वहाँ। और मुझे याद है वो जॉब मैंने करने के बाद में कुछ दिन करने के बाद में वापस आ गया, और मैंने बीएससी का नॉर्मल डिग्री कोर्स करने के लिए एडमिशन ले लिया अपने परिवार के समझाने के बाद में, और करता रहा। बीच में कुछ कोचिंग्स भी पढ़ाई, कुछ काम्स भी किए, परिवार का साथ दिया, पापा का जो खेती में साथ होता है मैंने बखूबी निभाया, काम हुआ। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर क्या करूं,
कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ में मैं बड़ा हूँ, पापा पढ़ाई नहीं किए थे और मुझे ही करना है। तो मैं सोच रहा था कुछ बड़ा मिले, और सोचने और समझने की जो क्षमता थी तो शुरुआत से ही थी कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कुछ मिल नहीं रहा था। तो उसी समय मुझे याद है कंप्यूटर कोर्स करने का बड़ा एक क्रेज था, और कंप्यूटर कोर्स करने के लिए लोग दूर दूर जाते थे। अपने छोटे छोटे कस्बाओं में वहाँ पर सेंटर नहीं थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थे उस समय। ये बात होगी 2014, 15, 16 की इस तरह की बात थी। और उधर हमारा बीएससी चल रहा था, और बीएससी चलने के साथ साथ में मैं कोचिंग भी पढ़ा लेता था, अलग भी काम कर लेता था। तो एटलीस्ट पैसा आना चाहिए, क्योंकि परिवार में हमने देखा है कि 10 रुपये के लिए मम्मी पापा को लड़ते हुए देखा है कि सब्जी नहीं आ रही है, देखा है कि बाबा दादी की दवाइयाँ नहीं टाइम पे आ पा रही। मैं देखा हूँ कि छोटे भाई बहन के लिए, जो मुझे अच्छी तरह याद है, बैग नहीं हो पा रहे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 12वीं तक जब तक मैं रेगुलर स्कूलिंग किया हूँ, मुझे जो बैग होता है 300-400 रुपये में पिट्ठू वाला, जिससे आज स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, मेरे पास में नहीं था। मेरे लिए वो 5 रुपये का जो बोरी का बनता है, आप जानते होंगे, वो उससे बना देती थी मेरी मम्मी, और उसको मैं लेके जाता था। तो मुझे बड़ा कष्ट होते थे, और मैं जानते हुए भी मेरी जो नीड थी, तो मुझे बड़ा परेशान हो करती थी ये चीज़ें कि मम्मी पापा मेरे 10 रुपये के लिए झगड़ा हो रहा है ना, सही टाइम पर दवाई नहीं आ पा रही है, स्कूल की फ़ीस नहीं छोटे भाई बहन की हो पा रही है, उनके लिए बस्ता नहीं हो पा रहा है। उनके लिए मैं बात करूं, हर बच्चे की जब पढ़ने जाते हैं तो हर फैमिली से लोग वहाँ पर जाते हैं, तो पेन रखने के लिए एक बॉक्स होता है जिसे ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं ये बहुत देखता था, और मुझे बहुत दुख होता था कि मैं ही बड़ा हूँ और मैं ही कुछ करूँगा। तो ऐसे करते करते मैं बहुत परेशान होता था कि मैं क्या करूँ। और करते करते उस समय कंप्यूटर कोर्स का क्रेज था, तो मेरे एक मित्र थे गांव से ही, उन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कोर्स किया, और उसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी। उनके पिताजी और मेरे पिताजी गांव में होता है कि फ्रेंड होते हैं, खेती करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, उनके पिताजी ने मेरे फादर को बोला कि एक काम करो, अपने लड़के को कोर्स करा दीजिए ना। तो मेरे पिताजी एक दिन मुझे बोलते हैं कि उनका लड़का जो है वो कोर्स कर रहा है, आप भी कर लीजिए। और वो उनका लड़का जो था वो मेरे से सीनियर था मेरे स्कूल में, और वो पढ़ने में ठीक था, मैं उसे कॉपी भी करता था। जब मैं उसे कॉपी करता था तो मैंने बात मान ली, मैंने उनसे पूछा कि क्या कोर्स है। और उसी समय एक संस्था थी, उसी समय उस संस्था वो कोर्स कराती थी, आर्टिजन नेटिजन उस समय कराती थी, और उस समय मैंने उनके कहने पे कोर्स कर लिया। अच्छा, उस समय क्या हुआ था, जब मैं कोर्स करने के बाद में मेरा पैकेज 1 महीने के बाद में आया, मुझे जो बुक मिला स्टडी मटेरियल, तो मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया। और उस मीटिंग में बुलाने के बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये कोई संस्था है, एक कंपनी है, जिसके द्वारा आपको कोर्स मिला है, फीस जमा हो गया है, और यहाँ से आपको एक सेल लेटर मिलेगा। उस सेल लेटर को आप थर्ड पार्टी में, अब समझते हैं थर्ड पार्टी, उस समय तो जानते भी नहीं थे, तो उस समय आप जो है वहाँ जमा करेंगे तो आपको क्लास मिल जाएगा। तो मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ये बाई चांस था मेरे लिए। तो हम दोनों लोग वहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद में वो इनवॉइस को हम जमा करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम जाते हैं धीरे धीरे। वो और कम संस्था थी डायरेक्ट सेलिंग की, और डायरेक्ट सेलिंग में जाने के बाद में वहाँ पर मुझे बोला गया कोर्स तो बाद में आप कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग लीजिए। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये पैसे जमा हो गए हैं, किताबें आ गई हैं, लेकिन क्लास नहीं चल रहा है, क्या होगा। लेकिन एक चीज़, अच्छी चीज़ वहाँ पर हमारे लिए थी, वो ये बात थी कि वहाँ पर जो बातें बोली जा रही थी, वो बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही थी कि आप यहाँ से सफल हो सकते हो, आप घर बना सकते हो, कार ले सकते हो, है ना, अपने एरिया के एक बड़े इंसान बन सकते हो, फ्लाइटों से चल सकते हो, एक दिन ऐसा आएगा कि अपनी खुद की कार होगी। उस समय हमारे लिए सोचना ही नहीं, मैं बोलूँगा कार का नाम मैं बोलूँ तो हमारे रूरल एरिया में एक ही जानते थे उस समय, बोलेरो, इसके अलावा दूसरी कार नहीं जानते थे। तो ये जो सपना वहाँ पर दिखाए गए, बड़ी बड़ी बातें बोलना, काफ़ी लोगों के पास में थी भी, वो चीज़ मुझे बड़ा कोरिलेट करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो चीज़ को लेकर मैं जाता था और मैं सोचता था कि काश ऐसा हो जाए, और वही मैं चीज़ चाहता था, क्योंकि मैं तड़पा हुआ था। पैसों को लेकर बड़े इशूज होते थे, बड़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग देखे थे, तो मैं सोचता था कि काश ऐसे चल जाए, काम तो अच्छा है, कोई लॉस नहीं है। क्योंकि कुछ अमाउंट था, 15-16 हज़ार रुपये टोटल लगा था। तो मैं सोचा चलो ठीक है, हमें बुक्स मिल गए
हमें क्लास मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हमें स्किल मिल जाएगा। वो चीज़ अच्छी थी और मैंने उस काम को धीरे धीरे लगा रहा। शुरुआत में मैं गांव से था, मेरा वो उतना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। उस समय हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, बॉडी का कंडीशन भी ठीक नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए काम करने में बड़ा डिफ़िकल्टीज हुई। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था तो मैं दूसरे लोगों को बोल नहीं पाता था, क्योंकि हमें जब काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हमें इनविटेशन देना होता है, हमें दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं था, जिस वजह से हमें बहुत इशूज हुए। लेकिन कहा जाता है ना, अगर आप किसी भी काम को दिल से करते हैं और लगे रहते हैं फोकस के साथ में, तो एक दिन हो ही जाता है। और मैं लगा रहा, चीज़ें हुई और मैं करता रहा। शुरुआत में मैं लक्ष्य बनाया कि मुझे एक मोबाइल लेना चाहिए, क्योंकि जब मैं शुरुआत किया था डायरेक्ट सेलिंग की, तो मेरे पास में, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास में विदाउट ढक्कन का एक मोबाइल था, जिसको हम रबड़ लगा के उसकी बैटरी को रोकते थे। और मुझे याद है जब मैं इनविटेशन करता था, कीपैड की तो मोबाइल। हाँ, कीपैड, और उसके बीच में सर ढक्कन भी नहीं था तो उसको हम गेटी से उसको बांध रखते थे। और मुझे याद है जब मैं लोगों को इनविटेशन देता था और उनका नंबर डायल करता था ताकि आ जाए, सेव कर लें, लेकिन जिस तरह से मैं वो बटन दबाता था लास्ट में डायल करने वाली, तो नीचे पीछे ढक्कन तो नहीं था जी। तो वो बैटरी हिल जाती थी और उस हिलने पे वो नंबर चला जाता था, क्योंकि डायल नहीं हो पाता था। इतने में वो गेस्ट तो चला जाता था, लेकिन वो जो नंबर न मिलना मेरे लिए बहुत दर्दनाक साबित होता था कि पूरी मेहनत चली गई है। तो ऐसा वक्त था, मैं लक्ष्य बनाया, धीरे धीरे काम को किया और मोबाइल हुआ, दूसरा मोबाइल हुआ। मुझे याद है सैमसंग का मैं पहला ही बड़ा टैबलेट लिया था कि मोबाइल ज़िंदगी में नहीं हुआ, चलो बड़ा लेते हैं। तो उसका स्वाद लिया, उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें हुई। लेकिन उसके बीच में एक ब्रेक आया हमारी ज़िंदगी में कि लोग जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रही है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ जो लोग पुराने हैं उनका तो ग्रोथ हो रहा है सर जी, लेकिन नए लोगों का नहीं हो रहा है। ना मेरा हो रहा है, ना ही मेरी टीम का हो रहा है जी। और कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आप अपना बाद में सोचिए, पहले अपने लोगों को सोचिए। क्योंकि यहाँ पर कहानी ऐसी होती है ट्रेडिशनल से डायरेक्ट सेलिंग में कि अपने लोगों का कराएंगे तो आपका अपने आप हो जाएगा, अपना करेंगे तो गारंटी नहीं है अपने लोगों का हो जाएगा। लोगों को अगर सक्सेस बनाएंगे तो हम तो खुद अपने आप हो सक्सेस जाएंगे। तो मैं देख रहा था हो नहीं पा रहा था, तो वक्त आया कोविड का। जी कोविड में सब कुछ तहस नहस हो गया, जी, बिल्कुल। अच्छे लोगों के जड़ें उखड़ गई। तो अपने साथ भी ये हुआ, जो चल रहा था मीटिंग्स गेट टुगेदर आप नहीं कर सकते थे उस समय, ऐसे रूल्स आ गए। उसके बाद में 2020 में आया था 22 मार्च को फर्स्ट कोविड लगा था इस साइड में। और उसके बाद में धीरे धीरे अक्टूबर के 2020 में, हाँ अक्टूबर में धीरे धीरे ये करना स्टार्ट हुए, वो भी चोरी चुप्पे, आप साथ में बड़ी नहीं कर सकते थे मीटिंग। तो उसमें हम टूट गए। टूटने के बाद में 2021 आया, उस समय भी कोविड लगा अप्रैल मई में कि आप दोबारा से लहर आई कोविड की। तो टूट गए। करने के बाद में मैं फिर वापस में बैक टू बैक चला गया, अब नहीं हो पाएगा। घर इस समय में ये हमारे लिए बहुत दर्दनाक था कि अब घर वाले भी बोल रहे हैं, ताने भी मार रहे हैं, मारना भी ठीक है। जी, बिल्कुल। मैं बड़ा था, एक रिस्पॉन्सिबल था, चीज़ें नहीं हुई। और जब डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम करते हैं तो फैमिली वाले कहते ही हैं, क्योंकि उनको इनके बारे में नहीं मालूम होता है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो वो अपनी अपनी राय देते हैं और वो उनकी राय इस इंडस्ट्री के बारे में सटीक नहीं बैठती है, हालांकि वो अपनी जगह सही होते हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई। फैमिली वाले बोलना, रिलेटिव्स बोलना, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था, जॉब करने चले गए थे, वो थोड़े स्टेबल हो गए थे, तो उसको लेकर ताने मिलना, चीज़ें करना, बहुत इशू हो गया। उसी समय क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो मालूम ही था, तो बीच में कुछ काम कर लिए और करने के बाद में हमने गैप लिया। और गैप कर लेने के बाद में 2023 आया। उस समय मेरे भाई को एक डिजीज हो गई थी सोराइसिस की। जी। सोराइसिस को यह हो गई थी 2021 में। 2 साल तक हमने अपने होम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालाजी, निर्मला हॉस्पिटल हरदोई में है, बालाजी हॉस्पिटल अच्छा है, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, आगरा, बाराबंकी में एक चर्म रोग का हॉस्पिटल है, कई जगह कराया। और जो हमारी इनकम थी वो हमने लगा दी थी, पिताजी की जो इनकम थी वो लगा दी थी, लाखों रुपए, अगर मैं काउंट तो अब एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन 8-10 लाख रुपए लगा दिए, वो नहीं ठीक हुए। अच्छा। और स्कूल से निकाल दिए गए। तो ये मेरे लिए बहुत दुख हुआ कि मैं जो चाहता था पूरी नहीं कर सका स्टडी, भाई को करा दूं।
उनको उस डिजीज़ के कारण घर स्कूल से बोला, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, उनसे अच्छे हमारे रिलेशन थे, बोले कि आप भाई को मत भेजो क्योंकि ये डिजीज़ दूसरे को हो जाएगी। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मेरे लिए दुख का कारण था। बिल्कुल। किसी के भी भाई या बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए तो उनके लिए बड़ा बुरा लगता है। जी। तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो डिजीज परिवार में ना दूसरे को हो जाए। उनके बर्तन अलग रखना, उनके कपड़े, बिस्तर, सारी चीज़ें बहुत दुखदायक थी। तो वो ठीक नहीं हो रही थी और हमने जिस संस्था में हम काम करते थे उनका नोनी, एलोवेरा, बीट ग्रास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे, इस्तेमाल कराए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ। एलोपैथ में कराए, नहीं कंट्रोल हुआ। अब परेशान हो गए, अब क्या करें। तो लोगों ने बोला कि आयुर्वेद में कि गौमूत्र का अर्क जो प्यूरीफाई होके आता है, जी जी जी, तो वैसे तो कोई नहीं पीता है, बिल्कुल, पीने वाले पीते भी हैं। जी। तो उससे क्या हुआ, नहाने में, कपड़े धुलने के इस्तेमाल में और पीने में भी उन्होंने किया। अच्छा। और भी करेले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, एटलीस्ट वो ठीक नहीं हुआ। तो मुझे 2023 में ऐसे ही एक वीडियो आता है जी। और वीडियो देखने के बाद मैं देखता हूँ कि एक पेशेंट हैं जो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ठीक हुआ हूँ। तो मेरे लिए वो वीडियो में बार बार वो देख रहा सेम हूँ। डिजीज था। हाँ, सेम डिजीज था, मैं बार बार देख रहा हूँ और कैसे ठीक होगा। जी विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि गलत भी होता है। जी जी। कैसे चेक करूँ। एक नंबर मिला तो मैं बात किया, तो जो शख्स उसमें बोल रहे थे मैं उनसे बात करना चाह रहा था जी। उनसे बात नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका वीडियो किसी ने अपने चैनल पर डाल रखा था। और सीधी सी बात है, वो भी मुझे नंबर नहीं दे रहे थे। इसलिए अगर आपको प्रोडक्ट लेने हैं या जुड़ना है मेरे साथ जुड़िए। जी। सीधी सी बात है, हर इंसान अपने धर्म कर्म के लिए लड़ता है। जी। वो नहीं दिए। एटलीस्ट बाद में मैं उनके नाम से सर्च करता रहा, उनके पीए का नंबर मिला और मैं 2023 की 16 जनवरी को एक संस्था में मुलाकात होती है और मैं देखता हूँ, समझता हूँ और मैं दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग में अपना पैर रखता हूँ। 2023 में? 23 में, क्या? 16 जनवरी को। जी। लेकिन इस बार मैं करोड़पति बनने के लिए नहीं रखता हूँ। मैं अरबपति बन जाऊँगा, गाड़ी हो जाएगा, फ्लाइट्स चलूँगा, ये नहीं रखता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही सिद्धांत थी, क्योंकि हमारी मजबूरी थी भाई को ठीक कराना। जी जी। मैं सिर्फ उनको वो दवाई, अच्छा, प्रोडक्ट, जो भी उनके चीज़ें थी, उनके लिए मैं उनसे मिलता हूँ और वो मुझे बताते हैं, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने रिजल्ट दिखाए, वो मुझे अच्छे लगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, हर डायरेक्ट सेलिंग की कहानी, लास्ट में प्रेजेंटेशन। उन्होंने जैसे ही मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया तो वही बात, बड़ी बड़ी बातें, लाख कमाओगे, फिर करोड़ कमाओगे, फिर आप 10 करोड़ कमाओगे, 20 करोड़, सपने दिखाना और चीज़ें बताना, गाड़ी आ जाएगी। अब यहाँ से कहानी बदल गई। अच्छा। जैसे ही उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिखाया तो मैं बोला ये अब सब मुझे आता है, कर चुका हूँ। और हर डायरेक्ट सेलर आज भारत में, मैं अगर बताना चाहूँ, बहुत से ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जिनकी यही कहानी है। जब एक बार हम कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है। और मेरे साथ सेम यही कहानी थी और ये मेरा जो ईगो फैक्टर था वो खड़ा हो गया वहाँ पे। और मैं बोलता हूँ सर ये मुझे सब आता है, मुझे मीटिंग करनी आती है, मैंने काम किया है, 4-5 वर्ष का समय दिया है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे, मैं लूँगा। और जाने के बाद में अब मैं उनसे मुलाकात करता हूँ, बाकी अच्छा लगता है। उन्होंने सारी चीज़ें हमें प्रमाण दिखाए और उनका जो कैटलॉग होता है वो मुझे दे देते हैं। जी। मुझे याद है वो पैसे भी नहीं लेते हैं। अच्छा। लेकिन मैं पैसे उनको अपनी तरफ से बोलता हूँ, सर इसका कितना आपका अमाउंट है। मैं उनके नंबर पे जब मैं दे रहा हूँ तो उन्होंने फिर ले लिया। अच्छा। और मैं जाता हूँ और जाने के बाद में रात में, मुझे याद है जनवरी का ये समय था, वो 1 जनवरी थी जब मेरी मीटिंग हुई थी। जाने के बाद मैं रात में 1 घंटा सोता हूँ, प्रोफाइल देखता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ, प्रोफाइल देखता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ। ऐसे करके पूरी प्रोफाइल को मैंने उनको पूरा देख लिया। अच्छा। हाँ, पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। उनसे बोल कर आया हूँ डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपकी प्रोफाइल देख करके मन में कुछ इच्छा। हाँ, और उनका चैनल था, उनके जो ट्रेनिंग थी, उनका सिस्टम था जी, वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं बोल के आया हूँ मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अगर अच्छे लगे तो प्रोडक्ट लूँगा जी। ठीक। और मैं आने के बाद में पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, ये वाला रैंक कब हो जाएगा, ये रैंक कब हो जाएगा। इधर सपने स्टार्ट हो गए हैं और उधर मेरी नीड भी थी भाई के लिए ट्रीटमेंट लेना। तो आने के बाद में मैं देख रहा हूँ, और संस्था कोई भी है जी, हर संस्था में एक रैंक होती है डायमंड, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की संस्था हो। बिल्कुल। तो एक डायमंड के लिए तरसे थे कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, एक बार तो हो ही जाए जी। एक बार हम लोग तो ऐसा भी बोलते थे अपने स्ट्रगल लाइफ में कि यमराज भी आए, चलना है,
एक ही बात बोलेंगे लास्ट में, डायमंड बना दे, चलने के लिए रेडी है। क्या बात है। तो एक उसमें उसके लिए हम बहुत परेशान थे। तो मैं वही रैंक को देख रहा था, कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि आस पड़ोस के भी टेस्टिमोनियल उन्होंने मुझे दिए थे, इसके बारे में मैं देख चुका था। तो अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ। धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन कम्युनिकेशन चल रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन चल रहा था, और चलने के बाद में मैंने चलो ठीक है प्रोडक्ट ले लेते हैं। और मैंने जैसे ही अपने घर में राय ली, अपनी माता पिता से, मेरी दादी से, मेरे ताऊ से, तो दोबारा से वो मुझे बहुत डांटते हैं। अच्छा। कि दोबारा से काम वही नहीं करना है। दोबारा से वही करने जा रहे हो, और वो प्रोडक्ट लेने के लिए भी मना कर देते हैं जी कि ये सब कुछ नहीं होता है, जी। कंपनी में ज्वाइन मत कर लेना, पहले कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि प्रीवियस जो उनकी एक्सपीरियंस थी वो थोड़ी सी उसको लेकर थी। हाँ बोलते हैं। और कहा भी जाता है जब कोई पुल बनता है तो उसका पिलर बनने में समय लगता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन वहाँ से मैं सीखा बहुत था, मजबूत बहुत हुआ था, कॉन्फिडेंस आया था। एटलीस्ट मेरी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला ठीक है, जब लाखों रुपए की ट्रीटमेंट करा चुके हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा चुके हूँ, तो ठीक है ले लीजिए। और मुझे याद है मैंने कुछ 16,011 रुपये के उनके प्रोडक्ट लिए, और वो तारीख थी 16 जनवरी 2023 की। इस काम को शुरुआत कर दिया, और जब ये शुरुआत किया सर, तो इस बार सोच लिया इस बार कुछ बड़ा करेंगे। क्योंकि अच्छी बात ये थी, इस बार शुरुआत कर रहे थे लेकिन जीरो से नहीं शुरुआत थी, एक्सपीरियंस के साथ में थी, स्किल के साथ में थी। और वो प्रोडक्ट जो मैं बता रहा था, वो 3 महीने लगातार तकरीबन 43,000 के हमने उनको इस्तेमाल कराए। अच्छा। और उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया, ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया, स्कूल जाने लगे, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, अब वो पढ़ाई करने लगे। तो और इधर मैं काम करने लगा। आपकी कॉन्फिडेंस तो हाँ, काफी अच्छा जैसे ही मुझे रिजल्ट मिला अपने भाई का, तो मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे हाँ हो गया। जी। और कहा भी जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आप काम करना चाहते हो तो बैकबोन होती है प्रोडक्ट। जी बिल्कुल। करना शुरुआत कर दिया, इधर हमने काम करना शुरुआत कर दिया। और ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि नहीं जी एक साथ हो गया, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है किसी भी आप काम करें। तो मैंने शुरुआत में काम किया, ट्रेनिंग्स ली और पूरे सिस्टम को फॉलो किया, और करते करते 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, और धीरे धीरे हमने ग्रो करना शुरुआत कर दिया। जो संस्था में रैंक थी, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करना शुरुआत कर दिया। और 2 व्हीलर लिया, चीज़ें हुई जो छोटी छोटी चीज़ें होती हमारी नीड वाली, मोबाइल है जी, बड़ा मोबाइल लेना है, 2 व्हीलर लेना है, बड़ी बाइक लेनी है, हाँ, तो वो चीज़ें यहाँ से हुई। और मुझे याद है, मुझे उस संस्था में धीरे धीरे करेक्ट 6 महीने हुए। अच्छा। 6 महीने में अपने लाइफ की एक कार ली, किया सेल्टोस। क्या बात है सर। और ये कार ली तो मुझे पहले तो कार के बारे में मालूम नहीं था, और मुझे याद है जब मैं कार लिया तो मुझे चलानी भी नहीं आती थी। और बाद में सीखा, थोड़ी सी लगी, अपनी कार से ही अपनी कार से ही सीखा। और कार हुई, उसके बाद में धीरे धीरे और भी अचीवमेंट्स जो हमारे डोमेस्टिक टूर होते हैं वो हर दूसरे महीने होने लगे। अब जो एक समय था कि जो हमें मिल नहीं रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एक जिज्ञासा पहले की भरी हुई थी, यहाँ पर मज़ा आ रहा है, और मैं काम करने लगा हूँ, सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, अपलाइन को फॉलो कर रहा हूँ, सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। और धीरे धीरे डोमेस्टिक टूर, और मेरी लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप मुझे मिला, और वो मिला फर्स्ट 2023 की ही दीपावली पे। अच्छा, इसी सिस्टम से 2023 की 5 नवंबर को मैं दीपावली पे जाता हूँ, और दीपावली पे 12 नवंबर को वापस आता हूँ। अच्छा, ये ट्रिप मिलता है। उसके बाद में डोमेस्टिक ट्रिप ये जितने भी होते हैं वो सारे धीरे धीरे हर दूसरे तीसरे महीने मिल रहे हैं। तो काम बढ़ रहा है। आपके पेरेंट्स अब भी बोलते हैं कि अब ये पेरेंट्स, मुझे याद है सर, जब मेरे पिताजी, मैंने छोटे भाई को बोला कि लेकर आओ एजेंसी, और मैं कार ले रहा हूँ। पिताजी गए, हमारे ताऊ प्रधान है, उनके साथ में जाने के बाद गए, ताऊ के लड़के के साथ में, और वहाँ पर एजेंसी पे जाने के बाद में वो एक कार देखते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ बोलेरो दिख नहीं रही है। अच्छा। और वो लम्हा मेरे लिए बहुत अच्छा था कि वो बोलेरो देख रहे हैं। ये बात किसने बोला? पिताजी। अच्छा। हम मेरे से नहीं बोला, और लोगों से बोल रहे हैं कहीं बोलेरो नहीं दिख रही है, सब छोटी छोटी है और वैसी गाड़ी दिख रही है। और गाँव में बोलेरो क्या होती है कि 8, 10, 12 जितना भर लो, वही चीज़ को लेकर सोचते हैं। मैं बोला कि पापा ठीक है, ये चीज़ ठीक है, अच्छी है, फिर कोई बात नहीं है। और वहाँ से परसेप्शन जो है अच्छा हो गया, फैमिली का भी, भाई का भी हो गया। अच्छा। अब धीरे धीरे भाई जब 12th कर रहा था, धीरे धीरे वो भी कर रहा है अंदर अंदर, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि परसेप्शन चेंज हो गया। पहले वो भी नेगेटिव मारता था, कहाँ लगे रहते हो जोड़ने वाले काम में, जहाँ देखो वहाँ समझाने लगते हूँ।
तो धीरे धीरे अच्छा रहा। 2023 में, 2024 में और भी बहुत सारे ट्रिप्स मिले। यहाँ पर अच्छी बात क्या हुई, जब हमने गाड़ी ली तो टीम में भी गाड़ी आ गई। अच्छा, टीम में गाड़ी आ गई, फिर 2 दिसंबर में आ गई। 2024 में फिर गाड़ी आ गई टीम में। अच्छा। और भी गाड़ी एक और आ गई टीम में। टू व्हीलर जो थे वो आने शुरू हो गए, वो तो शुरुआत से ही थे, धीरे धीरे सैकड़ों हो गए। अच्छा, 4-5 टीम में? हाँ, टीम में सैकड़ों टू व्हीलर हो गए। जो मोबाइल्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, जो हमारी नीड भी होती है और शौक भी होती है स्टूडेंट लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं स्टूडेंट था तो हमारी टीम भी उसी तरह से ग्रीन एज की थी जी। तो वो धीरे धीरे अच्छी होने लगी। अब क्या था कि अब अपने लिए नहीं, टीम के लिए काम करना है, क्योंकि धीरे धीरे हर 3 महीने में फ्लाइट पे आना जाना, डोमेस्टिक टूर हैं। अब पता चला गोवा जाना है, ट्रेन से नहीं जाएंगे, अब चलते हैं फ्लाइट से। आगरा जाना, दिल्ली जाना है, फ्लाइट से जाएंगे। सेगमेंट चेंज हो गया। धीरे धीरे 24 गया, अभी हम लोग धीरे धीरे 25 में हैं। अच्छा। तो अभी धीरे धीरे अभी अच्छा काम, सारी चीज़ें जो एक नीड होती है परिवार की, ज़रूरत को करना, भाई बहन को पढ़ाना, परिवार को अच्छी एक चीज़ें देना, अपनी तरफ से घर में लाना, वो सारी चीज़ें हुई। और साथ साथ में ही एक शुरुआत में हम लोग बोले थे, सीनियर्स बोलते थे कि कुछ नहीं करना है तो 5 डिजिट का इनकम लेना है। अच्छा। अब 5 डिजिट गांव से पढ़े हुए थे तो पहले तो 5 डिजिट, इकाई, दाई, सैकड़ा पता नहीं था। हाँ, कि शुरुआत 5 में digit पता था। क्या होता है। अच्छी बात थी, मैथ अच्छी थी तो समझ गए थे कि मतलब लाख रुपए तो होना चाहिए। जी। जब ये 2024 में लाख रुपए टच कर गया और रेगुलर आने लगा, मजा आने लगा कि अब लाइफ ठीक है, वो भी यंग एज में। और कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में जब भी कुछ बड़ा अचीवमेंट हो तो अपलाइन से जरूर पहुंचिए। अपलाइन ने बोला ये कुछ नहीं है लाख रुपए। अच्छा, लाख रुपए में तो अच्छा सूट नहीं मिलेगा। वो लेकर गए, कई बड़े बड़े ब्रांडों में दिखाई, फॉरेन में गए तो वहाँ टहलाने गए और बोला कि लाख कुछ नहीं, अब और आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट आप गोल सेट करिए, वहाँ रुकना नहीं है। हाँ, रुकना नहीं है। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे, और अभी कई ट्रिप, अभी 2025 में ही अभी हम मई में गए थे फॉरेन ट्रिप जी। डोमेस्टिक ट्रिप अभी चल रहे हैं। हमारा टीम से कई लोग गोवा गए हैं। जी। और मैं गोवा उतना कहाँ जाए, ठीक है, काम को करना है तो वो चीज़ें गई। और अभी आपसे मिलने के बाद में परसों फिर मलेशिया का ट्रिप है 2 दिन बाद। बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई है। आज जो चीज़ें एक स्टूडेंट लाइफ में चाहिए होती हैं, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। और अभी बस आप लोगों की दुआ रहे, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे। अभी अगली अभी नेक्स्ट होली आ रही है जी। तो होली पे अभी एक और भी परसेप्शन चेंज होने वाला है। क्या बात है सर। ऑडी या मर्सिडीज आने वाली है सर। आपको तो सबसे पहले तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन और ज़रूर हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी इंटरेस्टेड आपकी जर्नी है। एंड मुझे लगता है कि जो आपके साथ हुआ है वो हज़ारों लाखों स्टूडेंट के साथ में ऐसा बिल्कुल होता होगा सर। एंड उन्हें भी ऐसे ही, जैसे आपके पेरेंट्स एक टाइम में जब सफलता नहीं मिली तो आपके पेरेंट्स लोगों ने रोका, वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जिन्हें अगर सही वक्त पे अगर उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो आपके पेरेंट्स जैसे रोके थे एक वक्त, वैसे आज भी बहुत सारे लोगों को रोका जाता है। तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे सर, अगर अभी भी कुछ लोगों को ऐसा अगर सर ये एक मेजर क्वेश्चन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज समय में होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है कि ये एक नया बिजनेस है जी। 21वीं सदी का एक नया बिजनेस है। हमारे फैमिली वालों ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे पड़ोसियों ने, जो हमारे पिताजी की उम्र के लोग हैं, तब डायरेक्ट सेलिंग नहीं था। 1995-6 के आसपास में भारत में इसका उदय हुआ जी। तो जहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन भी है तो वहाँ पर इसकी जानकारी पूरी नहीं होती है और वो रोकते हैं। जब इसमें हम जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि कहाँ आप कम उम्र में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट लाइफ में, बिल्कुल बिल्कुल, कि कि आप अभी पहले तो पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लो। और एक स्टूडेंट इसको अगर समझ जाता है तो वो इसमें करने लगता है जी। और परिवार वाले लोग रोकते हैं। और मैं यहाँ पर बोलूँगा परिवार वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो गलत नहीं रोकते हैं सर जी, जी, वो अपनी समझ में सही रोकते हैं, क्योंकि कोई भी फैमिली यार पेरेंट्स नहीं चाहता हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा और उनको आपकी चिंता होती है, इस वजह से वो उनको रोकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता इसकी पोटेंशियल क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, तो वो रोकते हैं। यस। तो ये एक चैलेंज आता है और मैं यहाँ पर बोलूँगा सर उनको रिफ्लेक्ट नहीं करना है। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमें उन्हें समझाना है। काउंसलिंग में पावर होती है, तो हमें उन्हें काउंसलिंग करनी है, उन्हें ट्रस्ट देना है और उनसे एक कमिटमेंट लेना है जी। अगर आपने कमिटमेंट ले लिया कि आप हमें पिताजी या माताजी या बड़े भाई हैं
कि आप 1 वर्ष समय दीजिए या 2 वर्ष दीजिए और हम करके आपको दिखाएंगे, तो आपको मेहनत फिर करनी है। अच्छा। हाँ, और जो लोग डायरेक्ट सेलर ये काम नहीं करते हैं सर, जी। एक टास्क नहीं लेते अपने आप, और तो उनको कई बार समय ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको लेकर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि परिवार को एक डर रहता है। अच्छा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं लोग, जी जी एक टास्क लीजिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे की बात मानेगा जी, और जी, मानता है। जी। आप एक टास्क लीजिए कि 1 वर्ष 2 वर्ष हमें दीजिए और मैं करके दिखाऊंगा, और लगाइए फोकस, करिए काम, रिजल्ट दीजिए, अपने आप उनका परसेप्शन भी चेंज होगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एंड सर, बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। काफ़ी टाइम से मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सुन रहा हूँ, एंड हमारे व्यूवर्स भी बहुत कुछ आपसे सीख पाए होंगे। एंड कुछ हमारे पास क्वेश्चन है सर, जिस क्वेश्चन का शायद जो आंसर मिलने वाला है वो हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वालों के लिए हेल्प करने वाला है। तो क्या सर रेडी है सर कुछ? हाँ, बिल्कुल question बिल्कुल के लिए? रेडी है सर। ओके, थैंक यू। एंड सबसे पहले जो हमारा सवाल है, मीन्स ये मेरा सवाल नहीं है, हमारे बहुत सारे हमारे कमेंट बॉक्स में लोग यहाँ पे चैट करते हैं। एंड जब हमारा प्रोमोशनल जो वीडियोस गया, तो उसमें कुछ लोगों का सवाल आपके थ्रू मतलब लोगों को चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए किन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा वर्क करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब हम आते हैं, जी, तो जब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज भारत में चलते हुए स्टार्टिंग की बात करें तो लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं जी, लेकिन फिर भी जब हम स्टार्टिंग में आते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो बाई चॉइस नहीं आते हैं, बाई चांस आते हैं। और जब बाई चांस आते हैं तो यहाँ का कंडीशन, यहाँ का माहौल, यहाँ के चीज़ें हम उनसे चर्चित नहीं होते हैं। जी, तो कई बार हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, यहाँ के माहौल को, इस इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी बातों को, बड़े बड़े सपनों को, इनको नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है, जितने भी आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं और आप जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद में एक टास्क बनाइए और अपना एक अपलाइन होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, सफल होना है, तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। तो आप अपने अपलाइन, अपने गुरु के साथ में एक टास्क बनाइए, और वो टास्क के साथ में शुरुआत में छोटे छोटे टास्क होते हैं, क्योंकि बड़ा टास्क शुरुआत में आप कर नहीं सकते हैं अचीव। तो उन टास्क को अचीव करने के लिए एक फोकस करिए, और एक कहा जाता है कि एक फोकस के साथ में उसको अचीव करने के लिए आप लग जाएं। फोकस करेंगे, अचीव होगा। प्रॉब्लम ये होती है जब हम सर ये काम करते हैं शुरुआत में, तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन मिलता है। कई बार मन में आता है कि करें या न करें, ऐसा तो नहीं हुआ तो हमें समय बर्बाद हो जाएगा और कुछ कर लें। जी, जी। ये नहीं होना चाहिए, फोकस एक होना चाहिए, और एक फोकस के साथ में आप करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगी सर। फोकस बहुत जरूरी है। फोकस सबसे ज़्यादा, फोकस करना गोल के ऊपर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। बिल्कुल। ओके, तो सर आगे बढ़ते हैं। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि क्या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई एज का फैक्टर, यानी कि कोई एज का बाउंडेशन होता है सर? बहुत अच्छा सर सवाल आपने किया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए मिनिमम जो एज है वो छोटी सी बात है, कंडीशन है, वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष। उसके बाद में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ सर, और मैं अपने व्यूवर्स को सारे बताना चाहता हूँ, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है सर जी, जहाँ पर सिर्फ एलिजिबिलिटी जो है जी, बहुत सारी है जी, कोई भी कंडीशंस नहीं है जी, कोई भी ऐसे ब्रेकर्स नहीं है जहाँ पर हम आने के लिए बाहर की दुनिया में बहुत सारे एज का होता है कि आप 24 के बाद नहीं कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं, 30 के बाद नहीं कर सकते हो, 40 के बाद नहीं कर सकते हो, 50 के बाद नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ सर छोटी सी है कि मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए। क्या बात, बस 18 साल से हम जर्नी स्टार्ट उसके बाद में तो कभी भी आप कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है, यहाँ पर न रंग देखा जाता है, न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, जबकि आज भी भारत में जाति बहुत देखी जाती है।
है ना जाति, धर्म, कास्ट, आपकी एज, है ना कि आप 30 से ऊपर मिनिमम वाली छोड़ के, है ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बहुत जगह तो ऐसी है कि आप जब तक चमक दमक से नहीं हो तब तक हम आपको रिसेप्शन पे रखेंगे नहीं, मैनेजर बनाएंगे नहीं, है ना। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है, आपकी बॉडी में कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपका एजुकेशन फाउंडेशन, आपका हाइट है, आपका वेट है, बहुत सारी चीज़ें आज के समय में हमें अपने करियर को बनाने के लिए हमें उसका चैलेंज फेस करना पड़ता है। लेकिन सुनहरी ऐसी मैं बोलना चाहता हूँ सर, ऐसी दिव्य ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पर ये कोई भी बाउंडेशन होते ही नहीं है। हर इंसान अपना यहाँ पर भविष्य बना सकता है। ओके, यानी कि कोई एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। 18 साल से ऊपर कोई भी एज में हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप किस एज में इस सिस्टम को, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने स्टार्टअप किया था सर? सर उसमें मेरा 12th हो गया था और बीच में गैप हो गया था। BSc लास्ट ईयर था जी, तो मुझे याद है सर 20 प्लस हो गया था, 20 प्लस हो गया था। हाँ 20 प्लस हो गया था, ग्रीन एज ही थी। ओके हाँ, और उसमें मैं शुरुआत किया था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ओके सर, एक और क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग इसका आंसर जानना चाहते हैं। क्या ये इंडस्ट्री केवल बेरोजगार लोगों के लिए है या फिर और भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फिर बैंक वाले और भी लोगों के लिए है, या केवल बेरोजगार वालों के लिए है? सर बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, पता नहीं कहाँ से सवाल आप चुन चुन के लाए हो। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है सर, ये हमारे व्यूवर्स का है, जो जिनको चैलेंज आ रहा है उन्होंने पूछा है सर। व्यूवर्स ने दिया है, तो आप अच्छे सवाल लाए हो जी। बिल्कुल आपका बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि आज के समय में अब तो काफ़ी 2025 धीरे धीरे समाप्त होने वाला है जी। इस इंडस्ट्री को बहुत जागरूकता मिली है, बहुत लोग जाने हैं और इसका गवर्नमेंट बॉडी भी बन चुका है। शुरुआत में ऐसी चीज़ें होती थी और स्टार्टिंग में जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो फेस करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग बेरोज़गार हैं जी, ऐसे बहुत से लोग ऐसे इस इंडस्ट्री में आज चमकते हुए सितारे हैं भारत में कि जो लोग अच्छी अच्छी सिविल्स की जॉब कर रहे हैं जी, बिजनेस कर रहे हैं, है ना, या फोर्स में हैं, अलग अलग कंडीशंस के साथ में काम कर रहे हैं और वो यहाँ पर काम करने के साथ में सर सफल हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो CMO हैं और डायरेक्ट सेलिंग में सफल है। अच्छा। हाँ, ऐसे कई MBBS डॉक्टर हैं बाई प्रोफेशन काम कर रहे हैं, जिनके हॉस्पिटल हैं अच्छा 100 बेड के, आज वो लोग काम कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो लोग लेफ्टिनेंट कर्नल अच्छा जॉब किए हैं, आज काम कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसे लोग जो DSP हैं, SP रैंक के लोग हैं, वो आज काम कर रहे हैं। अच्छा। एडवोकेट हों, टीचर हों, मतलब हर प्रोफेशन के लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर कोई बोल रहा है तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। जब मैं कैरियर को अपनी शुरुआत किया था उस समय मेरे साथ भी चैलेंज आते थे और लोग नहीं मिलते थे और मैं सोचता था सर कि काश इस प्रोफाइल के लोग भी इस इंडस्ट्री में आए तो अच्छा रहेगा। और आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि अभी 2025 है, आप देखेंगे सर 2030 तक इस प्रोफाइल के लोग बहुत आने वाले हैं, ग्रीन एज के लोग। यहाँ पर एक चीज़ को ऐड कर देता हूँ, अभी तक क्या है कि अपने समाज में जब आप किसी बच्चे से पूछेंगे क्या बनना चाहोगे, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, ये बनना चाहेंगे। अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ये चीज़ नहीं आ रही है कि हम डायरेक्ट सेलर बनेंगे, हम डायरेक्ट सेलर में काम करेंगे, डायरेक्ट सेलर बनेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अब वो वक्त आ गया है वो वक्त 2030 तक ऐसा परसेप्शन बदलने वाला है कि जहाँ पर एक स्टूडेंट बोलेगा सर कि हम डायरेक्ट सेलर करेंगे, क्योंकि अभी ये बिजनेस अगली जनरेशन में पहुंच चुका है। जी। तो उनके लोग आज लेडी कर रहे हैं, देखने को मिलते हैं। तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है और मत सोचिए, हर प्रोफाइल के हर कैटेगरी के लोग इसमें काम कर रहे हैं। यानी ये क्लियर हो गया कि केवल बेरोजगार लोगों के लिए नहीं है, हर प्रोफेशन के लोग इसमें अपना करियर बना रहे हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आपने क्लियर किया सर कि जैसे आज बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन के लिए लोग ड्रीम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आने के लिए बहुत सारे लोग पहले से ड्रीम सेट करने वाले हैं। बिल्कुल सर। और अभी बहुत सारी जो नीचे से अभी धीरे धीरे जो न्यू जनरेशन है जी सर बोल रही है, आ रही है बिल्कुल, और आने वाले समय में और ज़्यादा आएगी। करेक्ट। एंड आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए कि एक अच्छी कंपनी को कैसे चेक करें कि वो एक अच्छी कंपनी है सर। क्या इसका मतलब कैसे जाने सर?
बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। और ये एक बहुत मेजर सवाल है जी और ये हर डायरेक्ट सेलर का स्टार्टिंग में होता है जी सर। बहुत सारी कंपनी चल रही हैं और अलग अलग लोगों के अनुसार अपने अपने थॉट होते हैं। मैं अपना थॉट देना चाहता हूँ। जी एक सही कंपनी कहा जाता है सबसे पहले तो जिस संस्था के साथ में आप जुड़ना चाह रहे हो जी उसको आप ये देख लीजिए कि वो संस्था मजबूत है, क्योंकि हम दोस्ती भी किए मजबूत के साथ, जी हम रिश्ते भी किए बहन का मजबूत परिवार में, जी अपना भी किए मजबूत के साथ में। जी हम कुछ भी करते हैं मजबूत के साथ करते हैं। जी जी हमारे एक कहावत बोली जाती है हमारे यहाँ पे कि हाथ छूटे ही छूटे लेकिन जिस डाल से पकड़े हो वो डाल ना टूटे। क्या मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल है ना। तो आप ये देखना चाहिए कि जिस संस्था में आप एडमिशन लेना चाहते हो या ले रहे हो तो उसको ये जज करें कि क्या वो मजबूत ब्रांड बन चुका है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हर बार में एक्सपीरियंस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस करने में समय जाएगा। जी। अब कोई बोले नहीं जी जिस संस्था की आप बात कर रहे हो या 10 वर्ष बता रहे हो 8 वर्ष बता रहे हो जी। वो भी तो कभी स्टार्ट हुई होगी। बिल्कुल स्टार्ट हुई है, लेकिन आज जितनी स्टार्ट होती हैं कितनी चल पाती हैं जी एक सवाल आता है। बिल्कुल। तो आज एज भी कम हो रही है, समय भी नहीं है लोगों के पास में, तो एक्सपीरियंस करने का समय तो नहीं है। अब दिल्ली जाना है बोले कोई जिद नहीं, नया हाईवे बनाएंगे तो जाएंगे। तो इसलिए एक समय देख लें मजबूत है। दूसरी चीज समय ही सिर्फ नहीं है, वहाँ पे आता है लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस बात में कि समय तो हो गया 15 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 18 वर्ष 13 वर्ष, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि उसको समय होने के साथ में जो लोग उसके साथ में आज जुड़ रहे हैं जी क्या वो सफल हो रहे हैं। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि वो नाव जो है पानी में डूब नहीं रही है। बिल्कुल ये भी देखना जरूरी है उस नाव पर जो लोग बैठे हैं क्या वो अपने गंतव्य स्थान तक जा पा रहे हैं। यस ये जानना जरूरी है कि जो लोग उसके साथ में शुरुआत से जुड़े हैं उसमें आए हैं काम कर रहे हैं क्या उनकी सक्सेस हो रही है। ये जानना बहुत जरूरी है। इस पहले पॉइंट के साथ में संस्था मजबूत होनी चाहिए। दूसरा सर पॉइंट आता है जो कि हर डायरेक्ट सेलर एक गलती करता है सर। वो गलती ये करता है कि जब भी कोई प्लान देखने जाता है या दिखाने जाता है, हर इंसान देखना चाहता है प्लान दिखाओ कितना इनकम है, कितना लेवल है, कितना करोड़ इनकम होगा, जो कि गलत है। क्योंकि ये तो बाद की चीज़ है। क्योंकि सबसे इसके बाद में जो आती है वो आती है हमारी प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है वो है बैकबोन। प्रोडक्ट हमारा अच्छा होगा, प्रोडक्ट हमारी नीड बेस वाला होगा। ऐसा तो नहीं कि हमको प्रोडक्ट संस्था अपनी तरफ से दे रही है। आज के समय में ये जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि कैम्बो तो नहीं है जी। क्योंकि कई बार कैम्बो में सर ऐसी चीजें होती है जो हमारी नीड वाली नहीं होती और हमें लेनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बो बना दिया जाता है। हाँ, कॉम्बो नहीं होना चाहिए, बास्केट ओपन होना चाहिए, है ना। ये चीज प्रोडक्ट जरूरत वाला होना चाहिए, आज की नीड वाला। क्योंकि एक बार लेगा, 2 बार लेगा, 3 बार लेगा, 4 बार लेगा, नहीं काम करेगा तो भी उसको लेना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कोई खरीदे और वो काम ना करे तो उसको अपने को ठगा हुआ महसूस करे। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज प्रोडक्ट नीड बेस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्वालिटीदार होना चाहिए, बार बार ले। तीसरी सर चीज जो होती है और वो होता है हमारा सिस्टम मजबूत होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर सिस्टम कमजोर है और आप वहां पर मजबूत बैठ गए हो तो सिस्टम ले डूबेगा। सिस्टम में बोले तो एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग जानते हैं, ये सोचते हैं कि सिर्फ प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और लोगों को जोड़ना यही काम होता है। नहीं, एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में जो चैलेंज आज के समय में लोगों को आ रहे हैं वो एजुकेशन की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में जब 1995 88 में 2000 में 2002 4 6 में जो संस्थाएं शुरुआत में हुई तो लोगों ने यही बोला, और आज कई बार लोग मीम्स के द्वारा बोलते भी हैं 2 जोड़ कमा करोड़ 2 जोड़ कमा करोड़। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आता है सर पे आउट। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है सर बहुत मेजर है। आज के समय में 1995 से लेकर और 2025 चल रहा है, बहुत सारे संस्थाएं आई, बंद हुई, चल रही हैं। कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी संस्था आती है जो कि फ्रेशर ओरिएंटेड प्लान बनाती है। कैसे? नए लोगों को ज़्यादा पैसा दो तो नए लोग आएंगे, बढ़ जाएगा। एक तरह से पैसा बांटती है कि नीचे वाले लोगों को पैसा ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से होती हैं। दूसरी कंपनी आती हैं, वो क्या करती हैं, वो ऊपर अपर लेवल के लीडर ओरिएंटेड प्लान बनाती हैं कि उनको लगता है कि लीडर आएगा तो टीम आएगी, नए लोग जुड़ेंगे, वो उनके लिए पैसा उसमें डाल देती हैं। एक कंपनी होती है जो कि कंपनी लेवल का कंपनी ओरिएंटेड प्लान बनाती है, ना वो टीम को पैसा जाता है नीचे, ना वो लीडर को मिलता है और वो पैसा कंपनी को मिलता है।
अब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए तीनों चीज़ों का मिक्सअप होना चाहिए। क्योंकि कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो स्टेबल होगी, तभी काम चल पाएगी। लीडर को पैसा आएगा तो ही लीडर अच्छा काम करेगा, नहीं तो आने वाले समय में क्यों करेगा काम। और फ्रेशर ओरिएंटेड भी होना चाहिए, तीनों का मिक्सअप हाइब्रिड होना चाहिए। जब तीनों लोगों को पैसा आता है तो फिर अच्छी तरह से तीनों लोग मिलकर काम करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ में। अगला एक पॉइंट सर और आता है यहाँ पे, वो आता है सर हमारा मेंटरशिप का। कई बार क्या होता है, जो मैं बोलना चाहता हूँ मेजर प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग में, आज बहुत सारे अपलाइनों की वजह से, जबकि हमारी इंडस्ट्री में बोला जाता है अपलाइन इज द लाइफ लाइन बोला जाता है, लेकिन सर इस शब्द ने, इस चीज ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि हम लोग अपने अपलाइन को भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, बात मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमारा मेंटोर एजुकेटेड नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता और हम मान लेते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आपका प्लेन कितना भी सुरक्षित है, मजबूत है, लेकिन अगर आपका पायलट अच्छा नहीं है तो ले डूबेगा सबको। तो ये भी मेंटोर हमें देखना चाहिए कि मेंटोर हमारा अच्छा होना चाहिए, उसने लोगों को सफल किया है नहीं किया है ना, अपने आप सफल हुआ है। और इस चीज़ में तीन चीज़ें देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए, पहला एजुकेशन सिस्टम उसी में, दूसरा होना चाहिए कि वो सफल हैं, साथ में क्या उनकी टीम के लोग सफल हैं, ये देखना चाहिए, और तीसरा उनका कैरेक्टर। ये क्योंकि ये इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये फैक्ट ट्रेडिशनल में नहीं चलता है। मान लिया आपने या हमने किसी ने भट्टा खोल दिया है, कुछ भी करें कोई नहीं बोलने आएगा, शोरूम खोल लिया कोई नहीं बोलने आएगा, लेकिन हमको लोग बात करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। और उसके साथ में लास्ट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो है आप, और आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप कमज़ोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं, ये लास्ट वाला फैक्टर होता है। अगर ये चीज़ सर होती है कॉम्बिनेशन, तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी के साथ में भविष्य बना सकते हैं, और यहाँ से भविष्य बनेगा भी अपना भी, टीम का। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। एंड आज ये एक कल्चर भी हो गया कि बहुत सारे लोग बिना जाने बुझे कंपनियां बदलते रहते हैं एंड उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। एंड एक जो पूरे इंडिया के अंदर ये जो लोगों के मन में बैठा हुआ है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं मैंने सुना है, एंड हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बार ये सवाल आ चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो अचीवमेंट लोग करते हैं, वो अचीवमेंट को इतना शो अप क्यों किया जाता है? ऐसा क्या रीज़न है कि इतना लोग दिखाते हैं, या फिर अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी वो शो अप करते हैं? क्या रीज़न है सर? दिखावा करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। यस, बिल्कुल आपने सही सवाल किया सर। देखो, अगर मैं बोलूँ सर, दोनों चीज़ों पे मैं बोलना चाहता हूँ। पहले तो मैं सिंपल जवाब दे देता हूँ, आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं और वो ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो पीछे लोगों ने सक्सेस करी है ना सर, वो लोग लोअर क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से लोग आए हैं। बिल्कुल। तो कोई भी इंसान को अपना जश्न मनाना गलत चीज़ नहीं है। बिल्कुल। कोई इंसान अपनी स्कूटी लेता है तो उसको बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर सकता है, उसके लिए अच्छी चीज़ है, बड़ी है। यस, है ना? यस, तो चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। और रही बात जिनको ये लग रहा है कि नहीं जी दिखावा करते हैं, तो दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। क्यों? आज के समय में अपने जिले का एक सांसद रहता है जिले में, और वो जब जाता है राजधानी में, और वहाँ से बनने के बाद में रहता है हरदोई में है, या कोई भी लखनऊ में रहता है, और वो दिल्ली से आता है सांसद बन के, और यहाँ पर बड़े हंगामा किया जाता है, फलाने सांसद साहब ये लखनऊ में पहली बार आ रहे हैं, बनने के बाद हैं यहीं के जी, तो प्रमोशन तो होता है वहाँ पे, और हर चौराहे पे होता है, सोशल मीडिया पे होता है, और भयंकर तरीके से किया जाता है। प्रमोशन तो हर जगह होता है ना सर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जी यहीं पे हो रहा है। लेकिन अगर किसी को लग रहा, और जो ये जो सवाल बोल रहे हैं सर, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, हो सकता है उनको मेरी बात गलत लगे, लेकिन फैक्ट है, कई बार सच कड़वा भी होता है। जो लोगों को ये लगता है कि नहीं जी दिखावा करते हैं, तो आप ये देखिए जो लोग बोल रहे हैं दिखावा करते हैं, सच्चाई तो यह है चाहते वो भी है, दिल से चाहते हैं वो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको सही सिस्टम नहीं मिल रहा है। अगर उनसे आप बात करेंगे कि आप नहीं चाहते हो, चाहते हैं, और अगर वो चाह लें और उनको मिल जाए, वो भी वही करेंगे, वो भी करेंगे। एक व्यक्ति अगर मोबाइल भी आज के ज़माने में लेता है, स्टेटस लगाता है सर, क्या वो दिखावा नहीं कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। एक इंसान की शादी होती है, क्या वो दिखावा नहीं कर रहा है? बच्चे का जन्म होता है तो क्या दिखावा नहीं कर रहा है? प्रमोशन तो सर हर जगह ही हो रहा है। लेकिन ये लोगों को गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि लोग
बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं तो उनको लगता है कई बार ये उठ के आगे क्यों जा रहा है। और सर जब सामने कोई उठ के जाता है ना, लोगों को चुभन तो होती है ना सर। बिल्कुल। इसलिए तो कोई गलत नहीं है सर, हर जगह होता है सर, हर जगह होता है। एक बच्चे की जॉब लगती है, कितना प्रमोशन होता है। बिल्कुल। लोग तो मन्नत मांगते हैं, बिल्कुल। लोग भागवत कहलाते हैं, लोग तो वो गंगा मैया की हम वो करा देंगे, ये करा देंगे, वहाँ तो कितना ज़्यादा होता है। यस, मीन्स ये दिखावा नहीं है, बल्कि इससे और भी इस इंडस्ट्री की जो छवि है वो और बेहतर बन रही है। बिल्कुल। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर जो दिखाते हैं विद प्रूफ दिखाते हैं। यस। और बाहर तो विद प्रूफ नहीं देखते हैं ना। बिल्कुल। यहाँ तो अगर कोई चीज़ दिखा रहे हैं बिल्कुल, तो विद प्रूफ दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल। और इतना प्रूफ के साथ में कोई इंडस्ट्री सर दिखाती नहीं है। Yes. आज हम लोग कहीं प्रेजेंटेशन करने जाते हैं या कोई करने जाता है तो हर लीडर सब कुछ विद प्रमाण दिखाता है। क्या बाहर कोई दिखाता है? बिल्कुल। तो ये तो अच्छी चीज़ है सर। ओके। बहुत बढ़िया, यानी कि अपनी अचीवमेंट को दिखाना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो इस इंडस्ट्री में जो बहुत अच्छे लीडर बनना चाहते हैं उनका ये क्वेश्चन है कि एक अच्छे लीडर की क्या पहचान है, कैसे हम पहचानें कि ये अच्छा लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा सर। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे साथ में डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं, Yes. हमारे रिलेटिव्स भी आते हैं, हमारे जानने वाले भी आते हैं, और हमारे अननोन पर्सन भी आते हैं बहुत सारे। Yes. और अननोन ही पर्सन ज़्यादा आते हैं बाद में। Yes. क्योंकि रिलेटिव्स जानने वाले होते ही कितने हैं। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो सर हमारे साथ ट्रस्ट के साथ जुड़ते हैं। यस। और अगर हम लीडरशिप में कई बार क्या कर देते हैं, कई बार चाहते हुए अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे सर्विस नहीं देना, यस, है ना, या नेटवर्क में कुछ करेक्टर को लेकर बोल देना, या किसी को अपशब्द बोल देना, यस, सक्सेस अपनी देखना, टीम की नहीं कराना। तो ये चीज़ों को हम बड़ा ध्यान रखते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो लोगों का विश्वास टूटेगा। यस। विश्वास टूटेगा तो लोग नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी जो पावर है वो है हमारा ट्रस्ट, विश्वास के साथ हम लोग आते हैं। यस। तो यहाँ पर हमें सर्विस को लेकर ध्यान देना चाहिए। कार्डिनल रूल डायरेक्ट सेलिंग के बोले जाते हैं यस। कि सबसे पहले तो कोई भी काम करें नया अपलाइन से पूछ लें। बिल्कुल। दूसरा, आप कभी भी नशे और पैसे का लेन देन नेटवर्क में ना करें। अच्छा, नशे और पैसे, नशा पैसा बोला जाता है, दो चीज़ ना अपने अपलाइन के साथ ना अपनी टीम के साथ करें। अच्छा। हाँ, अगर आप गुटखा सिगरेट कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कर सकते हो ना इशू अलग। जी। हाँ, लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे लीडर्स लोग अपने जूनियर के सामने ही स्मोकिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सर अगर वो कर रहे हैं तो हो सकता है शुरुआत में वो अपने कोर के साथ में बॉन्डिंग बना लें। अच्छा। लेकिन इन फ्यूचर में लॉस देगा। अच्छा। हाँ, देगा लॉस। हाँ, ये सही नहीं है सर, और वैसे भी करना भी नहीं सही है। बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। यस। नेटवर्क में अपना सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज़ को अगर आप करते हैं ना तो एक अच्छे लीडर की ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें अपनाना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका ग्रोथ होगा, नेटवर्क में ग्रोथ होगा तो अपना हो जाएगा। ओके। जी। ओके। तो सर एक जो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखा गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखा गया अगर कोई स्टूडेंट फेज में मीन्स कोई अगर एजुकेशन कर रहा है और एजुकेशन करते वक्त अगर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर वो आ जाता है, एक अच्छी एक आईडी लॉगिन कर लेता है, 1-2 महीने 3 महीने के बाद में वो अपनी एजुकेशन भी कुछ ऐसे देखा गया है स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को छोड़ के और प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लग जाते हैं। तो क्या एजुकेशन बिल्कुल साइड कर देनी चाहिए और अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में झोंक देना चाहिए? बिल्कुल सही है, सही सवाल है आपका। और आज के समय में ये क्वेश्चन आता भी है। सर मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं, मेरी जो सोच है, मैं बोलता हूँ कि आप पहले एजुकेशन लीजिए। क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी, मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं जी आप बीच में ड्रॉप कर दीजिए जी। और हर ड्रॉपर ही कहा जाता है सफल नहीं बन जाता है। यस। तो मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि आप पहले एजुकेशन लीजिए और एजुकेशन लेने के बाद में आप जो है इसको करें। हाँ, अगर आप कोई नॉर्मल ले रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हैं भारत में जो एजुकेशन लेने के साथ में कर रही हैं।
लेकिन मैं फिर भी रिफ़र नहीं करूँगा कि आप एजुकेशन को ड्रॉप कर दें और इसको करें। साथ में अगर आप चला सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज पहले एजुकेशन ले, बाद में डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। सिंपल सर। यस जी सर। मीन्स एजुकेशन को भी साथ में लेकर के हम काम कर सकते हैं अगर आप उस तरह की एजुकेशन ले रहे हो। यस है ना, किसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की या आप किसी चीज़ बिल्कुल की, बिल्कुल तो मैं प्रेशर नहीं देता हूँ कि नहीं जी आप पहले उसको कंप्लीट देनी हो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक दिखावे से रिलेटेड एक सवाल आया है। लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर फिर से एक दिखावा वाला सवाल। यस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोग कार ज़्यादा दिखाते हैं। अच्छा ओके हाँ। मीन्स कार, बहुत सारे कार, लग्जरियस कार दिखाते हैं एंड घर जल्दी नहीं दिखाते या फिर घर को ज़्यादा वो हाईलाइटेड नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा सर। मैं भी देखा हूँ कई बार कमेंट किए हुए। यस होता क्या है सर, कार एक ऐसी चीज़ है जो दिखती है। Yes. दिखाते नहीं है, दिखती है। दिखती है। पर्सनालिटी आपकी दिखती है, एंजॉयमेंट आपका दिखता है, ट्रिप्स आपके दिखते हैं, लाइफ स्टाइल आपकी दिखती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं सर, दिल से सही बोल रहे हैं, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चाहते वो भी हैं चाहते वो भी हैं Yes. लेकिन फिर भी वो एक सवाल है। चलिए ठीक है। यस और वो बोलते हैं घर नहीं दिखाते हैं। देखो यहाँ पर एक बिल्कुल कहा जाता है ना, एक सवाल है कि कार सर हम गाड़ी चलाते हैं, सोशल मीडिया दिखेगी, रोड पे दिखेगी, तो एक प्लेट लगी होती है आगे पीछे, और उस प्लेट को आप क्लिक करके उसको आप डालेंगे, आप एप्लीकेशन में चेक करेंगे तो मालूम हो जाएगा इस कार कब ली है, पूरी नॉलेज उसकी मिल जाएगी। यस कौन सी है, कितने की ली है, डीजल है, पेट्रोल है, किन के नाम है, कितना चालान है, ये भी देख सकते हो, भरा नहीं भरा यस यस है या ना, सेकेंड हैंड है, फर्स्ट हैंड है, तो ये सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। लेकिन क्या सर ऐसा कौन सा रास्ता है कि हम घर की प्लेट दिखा सकते हैं, घर के डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं? नहीं आता है ना दिखा सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में आज लोग करोड़ों के बंगलों में रहते हैं। लोग 10-10 करोड़ की, मैं जैसे लोगों को जानता हूँ, मैं घर पे गया हूँ, 15-15, 20-20 करोड़ के लोग घर में रहते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट तो आप दिखाएंगे नहीं। यस अगर आप देखना ही चाहते हो तो दिखा देंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वाले बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर के लोग होते हैं, वो तुरंत दिखाते हैं स्टेटमेंट, जबकि बाहर तो ये बोला जाता है दिखाइयो मती, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर तो लोग दिखाते हैं जी, है ना, तो ये चीज़ है सर, ऐसा नहीं है, खुल के दिखाते हैं। हाँ खुल के दिखाते हैं, और घर नहीं दिखा सकते हैं, और ना आप देखने आ सकते हो, ना वो रोड पे चलेगा, ना प्लेट्स चेक कर सकते हो, इसलिए नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है, लोग लेते हैं और आज सफल हो रहे हैं लोग। यस यानी कि कार को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कार को हम चेक कर सकते हैं, उसकी नंबर होती सर है। वो वहाँ पे दिखाते नहीं, वो दिखी जाती है अपने दिखी आप। जाती है भाई दिखी जा रही है ना। Yes. अब मान लिया लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, अब हम मान लिया गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं अपनी लाइफ स्टाइल, लेकिन दिख रही है गाड़ी। अब वो आप देख भी रहे हो गाड़ी, तो और भी चीज़ देख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे भी तो आप देख ही सकते हो, गाड़ी अगर चला रहे हैं जी, तो आती तो पैसे से है, बिल्कुल चलेगी भी पैसे से, बिल्कुल। तो इसे भी आप प्रोफाइल तो चेक ही कर सकते हो। यानी कि घर भी लोग लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। घर नहीं, मैं तो बोलूँ बंगलो लेते हैं, बड़ी बड़ी पेंटा हाउस लेते हैं। यस 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 यानी कि बंगलो भी कोई छोटी मोटी पैसे नहीं, बहुत बड़े, 5 करोड़ 10 करोड़ की भी ऐसे 10-10 15-15 में मैं ऐसा लोगों के घर पे गया हूँ। यस करेक्ट। ओके सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कई सारे हमारे पास में लिस्ट है, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन जो शायद बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, जो शायद आपने अभी बातों ही बातों में उसका आंसर भी दिया, अपनी भी जो जर्नी आपने बताया उसमें वो छिपा हुआ था, बट फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा सा अच्छे से दें, ताकि बहुत सारे लोग जो अपने पेरेंट्स की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ रिलीफ मिले आपके बातों से। जैसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो वर्क स्टार्ट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, वो अपने एक ड्रीम के साथ में वो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि वो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने में ही उनके पास में एक अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ अपनी खर्चे होते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करना होता है, तो उसमें वो छोटे मोटे पैसे पता नहीं चलता है। एंड जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स को जब वो पैसे दिखता नहीं है, जब पेरेंट्स एक उम्मीद करते हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्या पैसे का क्या तुम्हारा क्या पोर्टफोलियो है, जब उनको ऐसा दिखता नहीं है, तो वो उस टाइम में कुछ ऐसे लोगों को
उन्हें दिखाते हैं, वैसे लोगों की उनको बात बताते हैं कि देखो वो गया है यहाँ दिल्ली, मुंबई या अलग अलग शहरों का बिल्कुल नाम बिल्कुल लेते बिल्कुल हैं सर, कि देखो वो वहाँ जॉब जाके कर रहा अपने है जी या उसने छोटी सी शॉप कर ली है, अपना काम कर लिया है। यस, हर घर में वो 5,000, 10,000, 15,000 वो महीने का दे रहा है, उनको उनकी उस चीज से रिलेट की जाती है, जिससे कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले कभी कभी बहुत ज्यादा इस बात से परेशान हो उनको जाते हैं। परेशानी होती है कि क्या बोला जा रहा है। बिल्कुल सर, आपने ये जो सवाल बोल के ना मुझे जिंदा कर दिया है, क्योंकि इस सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया। यस, क्योंकि मुझे याद है जब स्ट्रगल फेस था तो हमारी माताजी बोलती थी, हमारे फादर ज़्यादा नहीं बोलते थे, पिताजी, माताजी बोलती थी तो बोलती थी वो फलाने का लड़का दिल्ली गया है, 6,000 आपके साथ भी ऐसा हुआ हाँ है? सर, वही मुझे याद आ गया ना कि 6,000 भेजता है, वो फलाने का लड़का गुड़गांव गया है, 8,000 भेजता है, भैया तुम नहीं भेजते हो, अच्छा, बेइज्जती हो रही है, सब लोग बोलते हैं वो घर बना लिया है, उसका एक रूम बन गया है, वो मोटरसाइकिल ले लिया है, ट्रैक्टर ले लिया है। अच्छा, तो ऐसे करके ये चीज़ होती थी। अच्छा, सवाल आता था, बुरा तो लगता था, लेकिन माता पिता को हम जवाब भी नहीं दे सकते। यस, तो इस सवाल को वहाँ पर जवाब देने के लिए जो मैच्योरिटी आई ना सर, वो मजबूत करी हमें। अच्छा, और सबको सर करती ही होगी, जितने भी डायरेक्ट सेलर इसको सुन रहे हैं, यस, क्योंकि वहाँ पर हमें जवाब भी नहीं देना है यस, और हमें उन्हें संतुष्ट भी करना है, काउंसलिंग भी करनी है। तो हम क्या करते थे, उनको समझाते थे, काउंसलिंग करते थे। अच्छा, कई बार क्या होता था कि हमारी मम्मी, पता चला नाना जी घर गए, मुझे अब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, नाना जी गए तो मम्मी, नाना जी ने कुछ बोल दिया और मान लिया नाना जी जॉब कर रहे हैं मेरे, और उन्होंने मम्मी को और बोल दिया, मैं मम्मी को संतुष्ट कर रहा हूँ, पापा को संतुष्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रिलेटिव्स घर पे आए, बोला वो लड़का क्या कर रहा है, पढ़ने में तो टॉप था, इससे बढ़िया तो हम लगवा देते, पुलिस में लग गया होता, अच्छा, आर्मी में लग गया होता, हम वहाँ लगवा देते। जब परिवार वालों को उम्मीद जगती है इससे बढ़िया हो जाता, और अभी हो नहीं रहा है। तो ये जो सवाल होता है ना, कई बार मित्र बोले सर क्यों नहीं बोले थे, पैसा दे देते हम, और आपको नीड हो और आपने उस समय मांगा ना हो, और जब मित्र ये बोलता है तो दर्द होता है, मांग ही लिया होता। यस, हाँ है ना। तो सेम बोल रहा। अब पता चला मैं जा रहा हूँ फील्ड करके घर पे, अब मम्मी जी का थोड़ा सा स्वभाव बदला हुआ है, सोच रहा हूँ क्या है, सबके साथ हो रहा होगा ये। यस, 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 हाँ, घर वालों का स्वभाव बदला हुआ है, बाद में पता चलता है नाना जी आए थे कुछ बोल गए हैं, उस चीज को लेकर अब दोबारा से उनकी काउंसलिंग करनी है। यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलर टूट जाता है अच्छा, अक्सर। कैसे? एक तो फील्ड से लड़ रहा है, रिलेटिव से लड़ रहा है, परिवार वालों से लड़ रहा है, एक मेजर दोस्तों से लड़ रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में दोस्त बहुत टांग खींचते हैं, बोलते हैं कहाँ है तेरी 4 पहिया, कहाँ है फ्लाइट, कहाँ है 2 व्हीलर, कहाँ है फ्लाइट, कहाँ है लाखों की इनकम, वो बोलते हैं कि दोस्त तो कमी नहीं होते हैं। यस, यस, तो इस चीज को लेकर बड़ा इशूज होता है। वहां से एक लड़के आ रहा है, अब बेंच प्रॉब्लम होती है, बोला जाता है कि आज इंसान बाहर वालों से लड़ सकता है, घर वाले साथ दे दे। सही बात, बिल्कुल। और एक डायरेक्ट सेलर वहां टूटता है, बाहर वालों से लड़ लेगा, लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता है। तो वहां पर बड़ा प्यार से, मैं बोलना चाहता हूँ, जवाब न दीजिए, वहां पर आपको प्यार से, और वहां पर एक टास्क लीजिए कि मम्मी जी या अपने घर में जो लोग कपल काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या उनके पिताजी हैं, उनके एक टास्क लीजिए। और हर इंसान अपने इंसान पे भरोसा करता है, 1 साल में करके दिखाएंगे, 2 साल में, और वहां पर सिस्टमेटिक मेहनत करिए, सिस्टमेटिक काम करिए और वो करके दिखाइए, लोग आपके साथ हो जाएंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये चीज आती है, इस तरह से इसको हैंडल करना है, रिफ्लेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया तो दिक्कत, जवाब नहीं देना है, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो जो काम करते हैं हमारे स्टूडेंट, उनको क्या मिलने वाला है वो स्टूडेंट को पता। सर यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है, सबको आ रही है। यहाँ पर इसके समाधान के लिए करना क्या है, अपने सिस्टम में जो अपने अपलाइन होते हैं उनके द्वारा अपने फैमिली वालों की काउंसलिंग टाइम टू टाइम करवाते रहना चाहिए। साथ में बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं, उनमें फैमिली वालों को जरूर ले जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी, ये बहुत अच्छी दवा का काम करते हैं उनसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने परिवार वालों को अपने इंसान से भरोसा टूटने लगता है। तो थर्ड पार्टी, और कहा भी जाता है बिजनेस में थर्ड पार्टी की अप्रोच की बहुत वैल्यू होती है उनके साथ में, और अपलाइन को हम बताते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं बोलना भी चाहता हूँ, कभी भी अपने अपलाइन की बुराई ना करें, किसी के सामने काम आएगा।
तो इस तरह से करते रहें। और शुरुआत में थोड़े चैलेंज हर फील्ड में होते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं जी इनकम बहुत ज़्यादा आने लगेगा। हर फील्ड में सर कोई बिजनेस करें, तैयारी करें, 10-10 साल लग जाते हैं, तो 4-6 महीने 1 साल लग सकता है सीखने के लिए। अगर आप सीखते हैं तो आने वाले समय में मौका मिलता है। जिस तरह से एक पुल बनता है तो उसके जब पिलर सर बनते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ पुल बन रहा है। उम्मीद क्या बोलते हैं कब तक बनेगा, बहुत धूल उड़ रही है, यात्रियों को बड़ी दुविधा हो रही है ना, असहजता हो रही है। लेकिन जब वो पिलर बन जाते हैं तो लोगों को दिखता नहीं है पुल बन गया है, लेकिन जब वो ऊपर निकलते हैं तो लगता है हाँ अब बनने वाला है, लेंटर लगता है कंप्लीट हो गया। लेकिन जो मैन जो पावर है, मैन जो खड़ा हुआ है पुल, वो जड़ में खड़ा हुआ है। तो ये जो शुरुआत का स्ट्रगल होता है, आने वाले समय में ये आपकी लाइफ को बताने में बड़ा मज़ा आएगा और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ये इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं और क्या बात, लाइफ बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने एक जो सबसे बढ़िया जो पॉइंट बोला ना कि आप जवाब ना दें, आप इवेंट में आप अपने पेरेंट्स को बैठा दें, वो सारे सवाल के जवाब वहाँ मिल जाएंगे। अपलाइन से मिलवाते रहें, ओके, उनको रिफ्लेक्ट ना करें उनको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जी बहुत बढ़िया सर। एंड सर मुझे बहुत सारे सवाल का जवाब चाहिए, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन हम दोबारा से फिर से हम आपके साथ में मिलने वाले हैं। एंड सर बहुत बढ़िया तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर दिया है, हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले हमारे साथी हैं, उन सारे लोगों को इस पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा उनको जो उनके लाइफ में चैलेंज था, वो चैलेंज को फेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कामना है सर। यस सर, बिल्कुल। एंड सर लास्ट में मैं एक चाहता हूँ आपकी लाइफ का कोई ऐसा कोई वाव मोमेंट मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। कोई ऐसा मोमेंट है क्या आपके लाइफ में जो हमेशा वो चीज़ आपको फील करता है कि यस ये मेरे लाइफ का सबसे वाव मोमेंट था? जी सर, बहुत एक अच्छा मोमेंट है जी, क्योंकि मेरे परिवार में 2 व्हीलर नहीं था जी, पूरे फैमिली में नहीं था जी। शादी में पापा को नहीं मिला था। पापा को मेरे सेकेंड हैंड साइकिल मिली थी। सेकेंड हैंड बताते हैं वो जी। तो साइकिल भी नहीं थी न्यू, साइकिल हमें पापा ने लेके दी थी 10th में न्यू जी, पढ़ने के लिए, टॉप मार दो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि टूट भी गई थी। 2 व्हीलर नहीं था हमारे पूरे फैमिली में। तो मुझे याद है नवोदय की एग्ज़ाम देने के लिए, और मुझे बहुत वो पल याद रहता है। एग्ज़ाम देने के लिए मैं एक जगह जाता हूँ और साथ में 6th क्लास में था, तो मेरे और भी छात्र जो थे स्टूडेंट क्लास फेल, उनके फैमिली वाले लोग लेकर जाते हैं, काफ़ी दूर था एग्ज़ाम सेंटर। मेरे पिताजी साइकिल डंडा बैठा ले जाते हैं, एक लोग आगे एक लोग पीछे। अच्छा। और एक साथी हमारे थे, उनके पापा उनके परिवार से वो कौन सी आती थी, कावासाकी बॉक्सर, कावासाकी, वो लेकर गए। सुबह एग्ज़ाम देने जाना था, रिलेटिव्स में रुके और मैं उनकी बाइक पर बैठ जाता हूँ। अच्छा। वो मुझे उतार देते हैं, मुझे रोना आता है। अच्छा। हाँ, मैं सोचता हूँ कितनी बड़ी बात है, मैं बाइक पे नहीं बैठ पाया आज तक। उसके बाद में मैं जिद कर लिया किसी की बाइक बैठूंगा नहीं। हाँ, तो मुझे याद है मेरी बहन की शादी हुई तो पापा ने दी, उससे मैं सीख लिया। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं लिया नहीं, किसी की टच नहीं किया और सीखा उसी से। जब मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में गोल बनाने के लिए बोला जाता था कि आप बनाओ बाइक का, तो मैंने TVS स्पोर्ट की बाइक ली थी। अच्छा। और मुझे वो लम्हा बहुत अच्छा याद है। मैं जाता हूँ, आधार कार्ड, उसमें आधार कार्ड भी नहीं था। अच्छा। मेरा बना नहीं था। बन गया होगा शायद परिचय पत्र, उस परिचय पत्र का ज़्यादा क्रेज था। यस यस। ये बात है 2017 की। अच्छा। इसको लेना है, मैं बोलता हूँ मुझे लेना है। कौन आया साथ में? नहीं हूँ साथ में। अच्छा, तुम आए हो लेने? तो वो हमें वैल्यू नहीं देता है, बोलता है अच्छा रुको। मैं बोलता हूँ भैया हमको मोटरसाइकिल लेनी है। तो वो फिर हमको बैठालता है, बोलता है पैसा लाए हो? अच्छा। उसको बिल भी नहीं था जी। तो हम बोलते हैं हाँ पैसे तो हैं, इतने हैं, आप दे दीजिए। तो हमें बाइक दे देता है। अच्छा। और मैं बाइक लेकर जब मेरी आती है, वो जो मोमेंट था बहुत सुनहरा था। अच्छा। अपने पूरे ख़ानदान का ऐसा था जो बाइक पहली मेरी आई थी। अच्छा। और मैं घर पे जाता हूँ, अपलाइन को फ़ोन करता हूँ, और मुझे याद है जो बताते हुए मुझे आपने याद दिला दिया जी। टीम के साथ में मैं हमेशा रहा और रहना भी चाहिए। और मुझे याद है बाइक लेने के बाद पैसे नहीं बचे, मैं घर पे जाता हूँ, रात भर रुकता हूँ, सुबह उठा के तड़के बाइक पहुँचता हूँ अपने नेटवर्क में, तकरीबन 80 किलोमीटर। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में, गाँव से। वहाँ जाने के बाद में अब जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ मुझे याद भी नहीं था, याद आ गया। और जो मैं सोचा कई बार उस जगह पर गया तो मुझे लगा ऐसा भी मैंने किया। तो मुझे याद है मैंने 1 किलो लड्डू लिए। अच्छा। बूंदी वाले, कितने चढ़ेंगे। और मैं अपने हर नेटवर्क
नेट जो टीम के लोग थे जी। उनके घर जाता हूँ, उनसे बोलता हूँ बाइक के लिए, सपना जगाते हैं उनका। और इतना कॉन्फिडेंस था कि उनके मम्मी पापा को एक एक लड्डू खिलाते हैं। अच्छा। मतलब अब समझ में आ रहा है कि लड्डू का डिब्बा देना चाहिए, यस। लेकिन मैं नहीं देता हूँ क्योंकि उस समय हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी और ना मैं सोचा। यस। मुझे याद है कि मैं एक एक लड्डू देता हूँ और वो लोग पता नहीं, अब मुझे समझ में आ रहा है क्या सोचे होंगे, लेकिन वो क्या सोचे होंगे मायने ये नहीं है, हमने उनको क्या मोटिवेट किया वो मायने है। और मैं हर घर में गया और एक एक लड्डू देकर हमने काम किया। जब ये बात मैंने अपने अपलाइन को बताई, अपलाइन बोलता है छोटे छोटे पैक करा लेते चचा लड्डू के। मैंने सर पैसे ही नहीं था मेरे पास, नहीं था इतना। और उस चीज़ को लेकर हमने मोटिवेट किया। अच्छा। और बाकायदा काम हुआ वहाँ से। और उसके बाद में जर्नी बड़ी अच्छी रही, वो बाइक बहुत शानदार रही। तो ये मुलाकात हुई आपकी जो जिन्होंने आपको बाइक से उतार दिया था? हाँ, वो हमारे गांव से ही। अच्छा, तो उनके सामने अपने बाइक को? नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई वो। उस टाइम जब आपने लिया था, उस टाइम में कभी आपकी बाइक को उन्होंने देखा? एक्चुअली जब ये लम्हा आया था सर तो लगा था ऐसा एक दिन लाएंगे, लेकिन जब अचीव कर लिया तो अच्छा दिल से थोड़ा सा ऐसा किसी को बुरा ना लगे। समझने वाले तो अपने आप ही समझ जाएंगे। यस। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक नई बाइक नहीं ली है। दूसरी मिली थी उनको बाइक, उसमें शादी में, और नहीं ली। लेकिन यानी कि आपकी जो वाव मोमेंट है वो अगर आंख बंद करके जब उस पल को याद करते हैं तो आज भी आपको तरोताजा कर देता होगा। हाँ जी, वो वाला तो उसके बाद में बहुत सारे आए, लेकिन वो उस समय का पहला ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप आज हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आकर के आपने हमारे बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलर जो आज चैलेंज फेस कर रहे हैं उनके लिए आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है कि आपकी बातों से बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक बदलाव आने वाला है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा सर कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने ड्रीम देखा है, जो सक्सेस पे जाना चाहते हैं, हम सभी लोग बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे कि वो सारी जो ज़िंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिले। एंड दोबारा जब हम लोग स्टूडियो में आए, जब दोबारा आप हमारे साथ में आए तो एक जबरदस्त अचीवमेंट जो आपने अभी बोला उसके साथ हम लोग ज़रूर मिलेंगे सर। बिल्कुल। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। और यही कामना है कि जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसको बढ़ावा मिले, जो लोग इसमें कदम रख रहे हैं उसमें उनको सक्सेस मिले, तरक्की मिले और इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करें। यस, बिल्कुल सर। थैंक यू।